हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 86, जिसके अंदर अपन वेव थ्योरी है, इसका कुछ छोटे मोटे इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करें तो लास्ट के अंदर अपन ने तीव्रता डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली तीव्रता कितनी होती है, 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर होती है। तीव्रता के बाद में अगला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर प्रबलता। तो प्रबलता क्या होती है? प्रबलता को इंग्लिश में अपन बोलते हैं लाउडनेस, ठीक है ना। और ये क्या होता है? बेसिकली ये होता है वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है ना। जैसे अपन क्या करते हैं, स्पीकर का वॉल्यूम अपन अप या डाउन करते हैं, तो वॉल्यूम अप करने का मतलब लाउडनेस को अप करना और डाउन करने का मतलब लाउडनेस को डाउन करना, ठीक है ना। तो ध्वनि का वह गुण जिसके आधार पर इसको मतलब जैसे लाउड या फिर उसके बाद लो कहा जाता है, ठीक है ना। तो ध्वनि है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? अभी जो लाउड है इसका मतलब जो प्रबलता है वो क्या होती है? भी ज्यादा होती है। और लो है इसका मतलब प्रबलता कम होती है। जो प्रबलता है लाउडनेस है इसको अपन मापते हैं किसमें? डेसिबल में। डेसिबल शॉर्ट में लिखते हैं इसको अपन किससे? डीबी से। और इसके बाद में देना से इसका जो फॉर्मूला होता है वो एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर 10 log बेस 10 आई अपॉन क्या होता है? आई नॉट होता है। अब यहां पर आपके पास आई होती है वो क्या होती है? ध्वनि की तीव्रता होती है। आई नॉट क्या होती है? भी प्रबलता होती है। सॉरी, आई नॉट क्या होती है? दैलीय तीव्रता होती है। तो इसके बाद में से माना आई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 10⁻⁻6 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 10 log बेस 10 आई कितना हो जाएगा आपके पास? 10⁻⁻6 अपॉन क्या हो जाएगा? 10⁻⁻12। तो 10 log बेस 10 इसके बाद में क्या बन जाएगा आपके पास? 10⁻6 और 10⁻6 तो 6 आगे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा आपके पास? 10 इंटू कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद में log बेस 10 10 अपन जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? 60 डेसिबल। तो अगर अपने पास इंटेंसिटी गिवन है तो उस इंटेंसिटी से अपन लाउडनेस वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से L2 माइनस L1 बराबर, तो L2 बराबर कितना होता है आपके पास? ध्यान से 10 log बेस 10 I2 बटे क्या हो जाएगा आपके पास? आई नॉट माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? 10 log बेस 10 I1 बटे क्या हो जाएगा आपके पास? आई नॉट। तो यहां से आपके पास डेल्टा L बराबर L2 माइनस क्या हो जाएगा? L1 बराबर 10 log बेस 10 और इसके बाद में I2 बटे क्या हो जाएगा आपके पास? I1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी? प्रबलता हो जाएगी। प्रबलता के बाद में एक अपन बात करते हैं कि इसकी भी गुणता की बात करते हैं। गुणता को इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्वालिटी या टिम्बर। क्या होती है? ध्यान से देखना। देखो, आपको पता है कि हर किसी की जो आवाज होती है उसकी पहचान होती है। अपन किसी भी व्यक्ति की जो आवाज है वो सुन करके बता देते हैं कि ये किसकी आवाज है, ठीक है ना। जैसे मान के इसलिए आपको अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई जाए, ठीक है ना, सलमान खान की आवाज आपको सुनाई जाए, विराट कोहली की आपको आवाज सुनाई जाए, तो इन तीनों की जो आवाज है इनका वॉल्यूम अगर सेम है, इनकी तीव्रता अगर समान है, तो भी आप इनकी जो आवाज है उसको अलग अलग आप पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ध्वनि को विशेषता प्रदान करने वाला गुण है इसको ही अपन क्या बोलते हैं? टिम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिम्बर या क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है वह गुण जिसके आधार पर समान आवर्ती व
तीव्रता की ध्वनियों में विभेद किया जा सकता है। अब ये जो गुणता होती है वो किस पे डिपेंड करती है भाई? एक तो मतलब जो आवृत्ति जो आवाज होती है इसके अंदर जो उतार चढ़ाव होता है उस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और एक इस पे डिपेंड करती है तरंग प्रारूप पे डिपेंड करती है, और एक अधिस्वरकों पे डिपेंड करती है। तो डिपेंड करती है किस पर? एक तो उतार चढ़ाव पर, और एक ध्यान से देखना, देखो तरंग प्रारूप पर, ठीक है ना। और एक डिपेंड करती है अधिस्वरकों की संख्या पर निर्भर। इसके बाद में एक होता है तारत्व, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं पिच। तो ध्यान से देखना, तो ध्वनि का वह गुण जिसके आधार पर ध्वनि को तीखा या मोटा अपन बोलते हैं। किसी की आवाज तीखी होती है, किसी की आवाज मोटी होती है। तो आवाज में तीखापन अगर बढ़ेगा ना तो तारत्व बढ़ेगा। तो तीखापन अगर बढ़ेगा तो तारत्व भी बढ़ेगा। और तारत्व होता है समानुपाती होता है किसके? बताओ, आवृत्ति के। जैसे आदमी की आवाज होती है वो क्या होती है? भारी होती है, यानी आवाज की, आदमी की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है, यानी इसका तारत्व कम होता है क्योंकि इसकी आवृत्ति कम होती है। औरतों की जो आवाज होती है वो क्या होती है? तीखी होती है, क्योंकि उनकी आवृत्ति ज्यादा होती है, इस कारण से उनका तारत्व भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इस कारण से उनकी आवाज कैसी होती है? तीखी होती है। तो किसी की आवाज अगर ज्यादा तीखी है तो इस स्थिति में अपन बोल सकते हैं कि उसका तारत्व भी क्या है? ज्यादा, उसकी आवृत्ति भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि जैसे एक तो मच्छर है, मच्छर के भिन भिनाने की आवाज है, और एक शेर के दाड़ने की आवाज है। तो अगर अपन प्रबलता की बात करते हैं तो शेर के दाड़ने की आवाज है, उसकी प्रबलता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि शेर जब दाड़ता है तो इस स्थिति में पूरे जंगल में सन्नाटा छा जाता है। जबकि मच्छर होता है अपने कान के पास में आकर के म्यूजिक बजाता है, तो उससे अपनी नींद भी नहीं उड़ती, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि शेर के दाड़ने की जो आवाज़ है उसकी प्रबलता ज़्यादा होती है, बट शेर की दाड़ की आवाज़ क्या होती है? मोटी होती है। मच्छर की भिनभिनाने की आवाज़ क्या होती है? बारीक होती है। तो मच्छर की जो आवाज़ होती है ना उसका तारत्व ज़्यादा होता है, तीव्रता कम होती है। और शेर की जो आवाज़ होती है ना उसका तारत्व क्या होता है? अभी कम, और तीव्रता क्या होती है? ज़्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना। ये बात होगी भी। और ये चीज़ें तो सारी सारी आपके समझ में आई गई, बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें। तो इन चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं प्रतिध्वनि, यानी इको। इको क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से। जैसे मान के चलिए यहां पर कोई भी एक चट्टान है, इसके पास में यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ये चिल्लाता है या ताली बजाता है, तो इस स्थिति में ध्यान से इससे चलने वाली जो आवाज है इस चट्टान तक जाती है, इससे टकराती है, टकरा करके फिर उसके बाद वापस इसी के कानों में पहुंचती है। तो इसके द्वारा उत्पन्न की गई जो आवाज है इससे टकरा करके वापस इसके कानों में पहुंचने की ये जो घटना है इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रतिध्वनि होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी देगी आपके पास? एल होगी, ओके। अब अपने को क्या करना है? यहाँ पर प्रतिध्वनि का समय निकालना है। तो प्रतिध्वनि का समय, समय बराबर कितना होता है? दूरी बटा चाल। तो जाने का कितना हो जाएगा बताओ? एल बटा वी। और वापस जो ध्वनि की तरंग आएगी तो आने का समय भी कितना हो जाएगा? एल बटा वी। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? 2L बटा वी हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, क्या हर स्थिति में अपन अपना जो इको है, अपनी प्रतिध्वनि है वो सुन सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है ना। अगर प्रतिध्वनि का समय 1/10 सेकेंड से ज्यादा है तो इस स्थिति में अपन इसको सुन पाएंगे, अदरवाइज अपन नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना। मतलब अपनी जो आवाज है वो किसी भी दीवार से टकरा करके अगर 1/10 सेकेंड से ज्यादा समय लेती है तो इस स्थिति में अपन इसको सुन पाएंगे, अदरवाइज अपन नहीं सुन पाएंगे। तो सुनने के लिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो टी है वो 1/10 सेकेंड के बराबर या ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास में जो टी है वो कितना देगा आपके पास में? 2L बटे वी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना देगा आपके पास? 1/10, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में जो L है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास? L
v/20 हो जाएगा, v/20। जो v होता है वो लगभग कितना होता है आपके पास में, तो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। 330 बोल दो चाहे 340 बोल दो। तो इस स्थिति में आपके पास जो l है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना कितना होना चाहिए, 340 में 20 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 17 मीटर। तो आपके पास में जो l है वो मिनिमम कितना होना चाहिए भाई, 17 मीटर होना चाहिए। तो कोई भी दीवार या चट्टान अपने से अगर 17 मीटर की डिस्टेंस पर है, 17 मीटर या उससे ज़्यादा की डिस्टेंस पर है, तो इस स्थिति में अपने को क्या सुनाई देगा भाई, इक्को सुनाई देगा, अदरवाइज अपने को इक्को सुनाई नहीं देगा। तो अपन क्या करते हैं, बड़े होल वगैरह बनाते हैं। तो बड़े होल वगैरह बनाते टाइम इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि इसकी जो मैक्सिमम लंबाई है वो 17 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि 17 मीटर से ज़्यादा अगर आपने लंबाई कर दी, ठीक है ना, तो इस स्थिति में अपनी जो आवाज़ है वो टकरा करके अपने तक ही वापस पहुँच जाएगी। तो इस स्थिति में ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और जो भी बड़े ऑडिटोरियम, बड़े हॉल वगैरह होते हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है अभी, ठीक है ना। ये बात, या तो इस बात का ध्यान रखते हैं, और भी अगर आपको बड़ा हॉल बनाना है तो इस स्थिति में इसकी जो दीवारें हैं वो ध्वनि तरंगों की अच्छी अवशोषक होनी चाहिए, क्योंकि ध्वनि तरंगें टकराएगी, टकरा करके वापस नहीं आ सके, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई भी, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। एक होता है अनुरणन काल। अनुरणन काल इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम। क्या होता है रिवर्बरेशन टाइम, क्या होता है, देखो किसी भी कमरे के अंदर खड़े होकर के अगर अपन बोलते हैं तो कई बार अपन ऐसा फील करते हैं कि अपनी जो आवाज़ की गूंज है वो गूंज काफ़ी समय तक, कुछ समय तक अपने कानों में रहती है, ठीक है ना। तो वह समय जिसके लिए अपनी ध्वनि की गूंज अपने कानों में बनी रहती है, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, अनुरणन काल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा गूंज का समय, गूंज का समय, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुरणन काल बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर क्या होता है, 0.16 v अपॉन क्या होता है आपके पास है सिग्मा ए इंटू क्या होता है आपके पास एस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर v तो क्या होता है आपके पास है कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, और यहाँ पर आपके पास है जो सिग्मा ए इंटू एस है बराबर क्या होता है आपके पास A1S1 प्लस A2S2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर आपके पास है A1 A2 डॉट डॉट डॉट। ये तो क्या होता है, ये तो होते हैं अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, और S1 S2 डॉट 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 ये क्या होते हैं भाई, क्षेत्रफल होते हैं। जैसे मान के इसलिए आपके पास है कोई भी कमरा है, इस कमरे का वॉल्यूम है वो कितना आपके पास है v है। और फिर उसके बाद में देखो से अवशोषण कौन कौन कर सकता है, जैसे इस कमरे के अंदर खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, रोशनदान है, दीवारें हैं, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, अवशोषण कर सकते हैं। अब आपको बताइए कि कोई भी ध्वनि तरंग दीवार से जाकर के टकराएगी तो वो वापस आ सकती है, बट अगर किसी खुली खिड़की से जाकर के टकराएगी तो इस स्थिति में ये आर पार निकल जाएगी, वापस लौट करके नहीं आएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो खिड़की का अवशोषण गुणांक है वो दीवार की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो खिड़की है, दीवार है, दरवाजे हैं, रोशनदान है, इन सब का जो अवशोषण गुणांक है वो अलग अलग होता है, अभी ये कैलकुलेशन होती है। तो A1S1 A2S2 A3S3 सबको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, और 0.16 v, यहाँ पे v क्या होता है, कमरे का आयतन होता है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, अनुरणन काल ज्ञात कर सकते हैं भी, ठीक है ना। ये चीज़ होगी भी। इसके बाद में अपन एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, विस्थापन तरंग और दाब तरंग। विस्थापन तरंग व दाब तरंग। विस्थापन तरंग क्या होती है भी, ये किसी भी समय किसी भी पार्टिकल के माध्य स्थिति से विस्थापन को बताती है भी, ठीक है ना। यानी मूल बिंदु से x दूरी पर किसी भी पार्टिकल का t समय पर जो विस्थापन है वो क्या होता है, ये बताता है अभी। तो अपन बात कर सकते हैं कि x स्थिति पर स्थित कण का स्मॉल t समय पर
जो विस्थापन है वो कितना होता है आपके पास, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया अभी। अब यहां पर जो ध्यान से आपको बोल दिया जाए कि x बराबर 2 पर स्थित कण का t बराबर 5 पर विस्थापन कितना होगा, तो x बराबर 2 पुट कर देंगे, t बराबर 5 पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे तो आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस पार्टिकल का माध्य स्थिति से जो विस्थापन है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा भाई, ठीक है ना। और इसी प्रकार से x स्थिति पर t समय पर दाब में परिवर्तन, तो डेल्टा पी बराबर कितना होता है आपके पास, डेल्टा पी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। भाई ये बातें आपको ध्यान ही रखनी है यार, है ना। ये फॉर्मूला वैसे इसका डेरिवेशन होता है बट आप इसको ध्यान में रखें। तो डेल्टा पी नॉट बराबर डेल्टा पी बराबर कितना होता है, डेल्टा पी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। अब यहाँ पर आपके पास है y बराबर a, तो a क्या होता है, विस्थापन तरंग का आयाम होता है, विस्थापन का आयाम होता है, यानी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन होता है अभी, ठीक है ना। और यहाँ पर डेल्टा पी नॉट ये क्या होता है, दाब तरंग का आयाम होता है, प्रेशर वेव है ना, इसका एम्पलीट्यूड होता है, यानी ये दाब में परिवर्तन का अधिकतम मान है भाई, ठीक है ना। यानी किसी भी स्थिति पर जो दाब है उसका वायुमंडलीय दाब से अधिकतम कितना वेरिएशन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, वही आपके पास है डेल्टा पी नॉट हो जाएगा। तो अपन बात कर सकते हैं डेल्टा पी नॉट बराबर क्या होता है आपके पास है बी ए के, ठीक है ना। इसको अपन बोल सकते हैं दाब तरंग का आयाम, या जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब से अधिकतम परिवर्तन, ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास है जो B होता है, B को अपन जानते हैं, B क्या होता है भाई, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है माध्यम का, जिस माध्यम के अंदर ध्वनि तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग चल रही है। ये दाब तरंग अपन किसके लिए डिफाइन करते हैं भी, दाब तरंग अपन डिफाइन करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के लिए, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग है ना, उसमें जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, और अनुदिश अगर कंपन करेंगे तो कुछ स्थितियों पर प्रेशर आपको मैक्सिमम प्राप्त होगा, कुछ स्थितियों पर प्रेशर आपको मिनिमम प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, वायुमंडलीय दाब में अधिकतम परिवर्तन हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिकतम परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो बी तो क्या होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जिस माध्यम में ध्वनि तरंग चल रही है उसका। यहाँ पे ए क्या होता है भी, ए होता है आयाम होता है, और के क्या होता है, के होता है तरंग संचरण नीतांक या कोणीय तरंग संख्या बोल सकते हैं, जिसका मान होता है 2 पाई बटा लेमडा। तो एक एक चीज को मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर बी तो क्या होता है आपके पास, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ए क्या होता है आपके पास आयाम, और के बराबर कितना होता है आपके पास 2 पाई बटा लेमडा। ये अपन जानते हैं भी अच्छे से, ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं आगे। तो आगे देखिएगा आप, देखो एक बार ये जो प्रतिध्वनि है इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर ले भैया आप, है ना, प्रतिध्वनि इसको मिटा रहा हूँ मैं ना। तो देखो ध्यान से, तो प्रतिध्वनि के लिए अधिक मिनिमम जो मैक्सिमम मतलब कम से कम जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। देखो ध्यान से कि यहां से अपन निकाल सकते हैं कि डेल्टा पी नॉट, डेल्टा पी नॉट बराबर क्या होता है आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में बी ए के हो जाएगा, और डेल्टा पी नॉट बराबर कितना होता है आपके पास में पी माइनस पी नॉट होता है, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में जो पी मैक्सिमम है, अधिकतम दाब है, वो तो कितना होता है आपके पास में वायुमंडलीय दाब प्लस क्या देगा आपके पास में बी ए के, और यहाँ से जो आपके पास में पी मिनिमम है उसको वायुमंडलीय दाब माइनस क्या देगा आपके पास में बी ए के, ठीक है ना। तो अधिकतम जो दाब होता है वो तो कहाँ पर होता है, संपीड़न पर, जहां पर भी दाब अधिकतम उसको अपन बोलते हैं संपीड़न, कंप्रेशन, और न्यूनतम जो दाब है इसको अपन क्या बोलते हैं, विरलन बोलते हैं।
विरलन बोले तो रेरफेक्शन। तो अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के दौरान कुछ स्थितियां आपको ऐसी प्राप्त होती है जहां पर आपको दाब अधिकतम प्राप्त होता है, उन स्थितियों को आप संपीड़न बोलते हैं, और वहां पर जो दाब होता है वो पी नॉट प्लस बी ए के होता है। और कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहां पर आपको दाब न्यूनतम प्राप्त होता है, ठीक है ना, मतलब किसी टाइम वहां पे जो प्रेशर है, प्रेशर में कुछ स्थितियां ऐसी होती है, मैं आपको बताता हूं कि सॉरी ये थोड़ा सा अपन ने गलत लिख दिया यार ना, थोड़ा सा गलत लिख दिया अपन ने। ये यहां पर क्या होता है अभी, ये पी मैक्सिमम और पी मिनिमम होता है। तो जो संपीड़न है, सॉरी यार ये सही लिखा था अपन ने यार, ये संपीड़न होता है अधिकतम दाब संपीड़न पे होता है और न्यूनतम दाब विरलन पर होता है। रेरफेक्शन सही हो गया बिल्कुल, ये ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। अब बात सुनना भी, अपन बात करते हैं किसकी, ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। तो जो ऑर्गन पाइप, एक चीज और बता देता हूं, विस्थापन तरंग y बराबर क्या होता है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दाब तरंग क्या होती है, डेल्टा पी बराबर डेल्टा पी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। तो विस्थापन तरंग और दाब तरंग इन दोनों के मध्य जो कलांतर है वो कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो अपन लिख सकते हैं विस्थापन तरंग और दाब तरंग इन दोनों के मध्य जो कलांतर है वो कितना होता है आपके पास में, पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। यानी जो दाब तरंग होती है विस्थापन तरंग से पाई बाई 2 कलांतर से अग्रगामी होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप का एक तो क्या होता है अभी, ओपन एंड, तो ओपन एंड होता है ना, वहां पे दाब में जो परिवर्तन है वो क्या होता है भाई, जीरो होता है। ओपन एंड पर दाब में परिवर्तन क्या होता है भाई, जीरो होता है। यहां पर जो प्रेशर है वो हमेशा क्या रहता है भाई, पी नॉट रहता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर रहता है। जबकि आपके पास जो क्लोज्ड एंड है वहां पर दाब में जो परिवर्तन है वो क्या होता है अभी, मैक्सिमम होता है। तो यहां पर आपके पास P बराबर कितना होता है, पी नॉट प्लस माइनस क्या होता है आपके पास बी ए के होता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में इस वेव थ्योरी का सबसे लास्ट वाला टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव। ये क्या होता है देखिएगा ध्यान से, देखो डॉपलर प्रभाव, देखना ध्यान से, देखो देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉपलर, उसने प्रेक्षित किया कि यदि किसी भी ध्वनि की स्रोत और श्रोता इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति होती है, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो या तो घटती है या डिस्टेंस बढ़ती है, तो इस स्थिति में इस श्रोता के द्वारा सुनी गई आवृत्ति इस स्रोत के द्वारा उत्पन्न की गई आवृत्ति या वास्तविक आवृत्ति से भिन्न प्राप्त होती है, ठीक है ना। आवृत्ति में परिवर्तन की ये जो घटना है, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं भी, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो कि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति में परिवर्तन की जो घटना है इसको अपन क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखो एक तो आपके पास है स्रोत, ठीक है ना। इस स्रोत को अपन किससे लिखते हैं अभी, एस से। ये तो ध्वनि उत्पन्न करता है और उत्पन्न होने की आवृत्ति कितनी भी एन, और तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, लेमडा। एक होता है श्रोता, इसको अपन ऑब्जर्वर से लिखेंगे। ये क्या करता है भाई, ये ध्वनि को प्रेक्षित करता है, सुनता है। इसके द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति कितनी हो जाएगी, एन डैश, और तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, लेमडा डैश हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात होगी भी, दोनों के काम आपकी समझ में आ गए। ये सोर्स हो गया
ये आपके पास ऑब्जर्वर हो गया। अब यहां पर सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों की जो ज्वाइनिंग लाइन है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, दोनों की जो मिलान रेखा है, इस मिलान रेखा को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं डॉपलर लाइन या डॉपलर रेखा। और ये जो डॉपलर लाइन है, इसी के अनुदिश अपन डॉपलर प्रभाव लागू करेंगे भी। यानी सोर्स और ऑब्जर्वर ये दोनों अगर डॉपलर लाइन के अनुदिश गति करेंगे ना, तो इस स्थिति में डॉपलर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? डॉपलर रेखा, तो इसके अनुदिश ही डॉपलर प्रभाव लागू करते हैं। मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर अगर डॉपलर लाइन के अनुदिश गति कर रहे हैं तब तो ठीक है, अगर डॉपलर लाइन के अनुदिश गति नहीं कर रहे हैं तो इस स्थिति में डॉपलर लाइन के अनुदिश इनके वेगों के जो घटक आएंगे ना, वो यहां पर काम में लेने भी। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो एक मैं इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं आपको कि आवृत्ति में जो परिवर्तन है, आवृत्ति में परिवर्तन है वो स्रोत और श्रोता दोनों की वजह से होता है। चाहे स्रोत गति करे, चाहे श्रोता गति करे, चाहे दोनों गति करे, दोनों की वजह से होता है। बट तरंगदैर्ध्य में जो परिवर्तन है वो स्रोत श्रोता, स्रोत की गति के कारण तो तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है, बट श्रोता यदि गति करता है तो इस स्थिति में तरंगदैर्ध्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। तो ध्यान से देखना, देखो आवृत्ति में परिवर्तन तो दोनों की गति के कारण होता है, बट तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन केवल और केवल स्रोत की गति के कारण होता है। यानी श्रोता की गति से तरंगदैर्ध्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा भाई। ठीक है ना? एक तो ये चीज होगी। एक हो जाएगी एस तथा ओ के मध्य की दूरी। अब ध्यान से देखना, देखो एस तथा ओ के मध्य दोनों के बीच की दूरी अगर घटती है तो इस स्थिति में ध्यान से देखना, देखो दूरी अगर घटेगी तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ेगी और तरंगदैर्ध्य घट जाएगा। और दूरी अगर बढ़ती है तो इस स्थिति में आवृत्ति घटती है और तरंगदैर्ध्य बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें अभी। आवृत्ति में परिवर्तन स्रोत और श्रोता दोनों की गति के कारण होता है, तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन केवल स्रोत की गति के कारण होता है, श्रोता की गति के कारण नहीं होता है। यदि स्रोत आपका रेस्ट में रहेगा ना, यदि स्रोत आपका रेस्ट में रहेगा तो स्रोत का वेग कितना हो जाएगा? 0। तो जो श्रोता चाहे किसी भी वेग से गति करे, तरंगदैर्ध्य में किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। एस और ओ के मध्य की दूरी अगर घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, तरंगदैर्ध्य घटेगी। दूरी अगर बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी। ठीक है ना? अब सुनो भाई, ये आपके पास जो स्रोत है ये कितनी आवृत्ति उत्पन्न करता है भाई? एन। और इसको कितनी प्राप्त होती है? एन डैश। तो यहां पर आपके पास जो एन डैश है, एन डैश का फॉर्मूला होता है एन इंटू, इसके बाद में ऊपर यहां पर भी अपन लिख देते हैं वी, यहां पर भी अपन लिख देते हैं वी। ये आपके पास है प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये वीओ, ये आपके पास है वी एस। अब यहां पर आपके पास जो वी होता है वो वी तो क्या होता है? ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग। और आपके पास जो वी होता है ये किसका होता है अभी? श्रोता का। और यहां पर जो वी एस होता है ये किसका होता है? ये स्रोत का वेग होता है। ऊपर बोले तो ऊपर ऑब्जर्वर और नीचे क्या होता है अभी? सोर्स होता है। तो ओ बोले तो ऑफिसर, एस बोले तो सर्वेंट। ऑफिसर को ऊपर बिठाना है, सर्वेंट को नीचे बिठाना है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो भाई फॉर्मूला। ठीक है ना? ये बात होगी। अब सुनना ध्यान से,
अपन जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v बाई n को अपन क्या लिख सकते हैं, n बराबर भाई v बराबर क्या होता है, n लेमडा, तो n बराबर v बाई लेमडा। तो n डैश को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, v बटे लेमडा डैश। n को अपन क्या लिख सकते हैं, v बटे लेमडा। इसके बाद में यहां पर भी v, यहां पर भी v, यहां पर भी क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस माइनस, यहां पर भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ऊपर तो क्या आपके पास में वीओ है, तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन है वो श्रोता की गति के कारण नहीं होता है, तो वीओ को अपन नहीं लिखेंगे, तो केवल यहां पर अपन क्या लिख देंगे भी वीएस लिख देंगे। तो ये आपके पास में वी हो गया, इसको अपन वीएस लिख देंगे, वी से अपन वी को उड़ा देंगे। तो यहां से आपके पास लेमडा डैश बराबर लेमडा इंटू, इसको अपन लिख देंगे वी प्लस माइनस वी एस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपके पास में वी हो जाएगा। ये आपके पास लेमडा डैश आ जाएगा अभी, ठीक है ना, ये लेमडा डैश का फॉर्मूला आ गया, ठीक है अभी। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो यहां पर अपने को क्या करना है कि यदि ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ आएगा तो दूरी घटेगी, और दूरी घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो ऊपर आपको चिन्ह प्लस का लगाना है, अंश में चिन्ह प्लस का आएगा तभी बढ़ेगी आवृत्ति। और यदि आपका जो ऑब्जर्वर है वो दूर की तरफ जा रहा है, यानी श्रोता दूर की तरफ जा रहा है, तो इस स्थिति में दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, और आवृत्ति घटेगी तो ऊपर किसका चिन्ह आएगा भी, माइनस का चिन्ह आएगा। इसके उल्टे मान के इसलिए सोर्स है, वो सोर्स अगर पास आ रहा है तो दूरी घट रही है, और दूरी घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। आवृत्ति को बढ़ाने के लिए नीचे किसका चिन्ह लगाना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और यदि मान के इसलिए आपका सोर्स है वो दूर की तरफ जा रहा है तो दूरी बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी, और आवृत्ति को घटाने के लिए यहाँ पर अपन किसका चिन्ह लगा देंगे भी, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ गई ना बात है, ये चीज। तो कब आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, कब आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, ये चीज अगर आप सीख गए तो ये मान लो कि डॉपलर इफेक्ट है, इसके अंदर आपको महारत हासिल हो चुकी है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ डॉपलर इफेक्ट की बेसिक बातें आपको बताई है, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए बच्चों, डॉपलर इफेक्ट है, इसके कई सारे केसेज बन सकते हैं, उनमें से कुछ केसेज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, एक आपके पास में फर्स्ट केस बन जाएगा, ये आपके पास में सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, इसकी आवृत्ति n तरंग दे लेमडा, सोर्स मान के चलेगा किससे चल रहा है अभी, वी एस से चल रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। तो इस स्थिति में आपको एन डैश का फॉर्मूला बताना है, तो बताओ एन डैश बराबर कितना हो जाएगा, एन डैश बराबर n इंटू, ये आपके पास ऊपर भी v, नीचे भी क्या जाएगा आपके पास v। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, तो ऊपर तो क्या लिख देंगे अपन 0, या कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो आपके पास v हो गया। सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है तो दूरी घट रही है, दूरी घट रही है तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो आवृत्ति को बढ़ाने के लिए नीचे अपन लिख देंगे माइनस का vs, नीचे माइनस का साइन आ जाएगा, यानी अपन लिख सकते हैं कि n डैश ग्रेटर देन n। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो लेमडा डैश बराबर लेमडा, ऊपर क्या देगा आपके पास में v माइनस वी एस अपॉन क्या देगा आपके पास में v, यानी जो लेमडा डैश है वो आपके पास में लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास में लेमडा हो जाएगा, यानी लेमडा घट जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगी। लेमडा में परिवर्तन तब हो रहा है जब सोर्स गति कर रहा है, अगर सोर्स रेस्ट में रहता तो इस स्थिति में आवृत्ति में परिवर्तन होता, तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद इसका सेकंड केस अपन देख सकते हैं, ये आपके पास में सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। अगर ये दूर की तरफ चलता ना तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाता, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह आ जाता। अब की बार ये रेस्ट में, ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ चल रहा है, किससे बताओ, वीओ से, इसकी आवृत्ति n तरंग दैर्ध्य लेमडा, तो यहाँ पर आपके पास n डैश बराबर n इंटू, ऊपर भी v, नीचे भी क्या देगा आपके पास में v। अब की बार जो ऑब्जर्वर है वो पास आ रहा है, पास आ रहा है तो दूरी घट रही है, आवृत्ति बढ़ रही है, तो बढ़ाने के लिए ऊपर किसका चिन्ह आ जाएगा अभी, प्लस का, और यहाँ पर आपके पास जो n डैश है वो ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास n, और इसी प्रकार से लेमडा डैश बराबर क्या देगा आपके पास लेमडा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सोर्स है वो तो रेस्ट में, और मैंने आपको बता रखा कि अगर सोर्स आपका रेस्ट में रहेगा तो इस स्थिति में तरंग दैर्ध्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यहाँ पर आने वाला नहीं है। ये दो केस हो गए। इसके बाद में तीसरा केस इसमें बता देता हूँ, अगर ये दूर की तरफ जाता तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता, और यहाँ पर भी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता भाई, ठीक है ना। तीसरा केस अपन देखते हैं, ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया,
दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो ध्यान से देखना, देखो ये वी एस हो गया, ये वी हो गया, तो यहाँ पर आपके पास एन डैश बराबर एन इंटू, यहाँ पर भी क्या देगा आपके पास वी, यहाँ पर भी वी हो गया, ठीक है ना। अब सुनो भाई, सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो सोर्स दूरी घटा रहा है, नहीं पहले ऑब्जर्वर देखते हैं। ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स की तरफ, तो ऑब्जर्वर डिस्टेंस घटा रहा है, आवृत्ति बढ़ा रहा है, तो ऊपर किसका चिन्ह आ जाएगा भी प्लस का वीओ। सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये भी दूरी घटा रहा है, आवृत्ति बढ़ा रहा है, आवृत्ति बढ़ाने के लिए नीचे किसका चिन्ह लगा देंगे अपन, माइनस का चिन्ह, तो ये आपके पास माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो एन डैश है वो एन से बड़ा हो गया। अब बात करते हैं अपन लेमडा डैश की, बात करते हैं तो लेमडा डैश बराबर कितना देगा, लेमडा इंटू वी माइनस क्या देगा, वी एस अपॉन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इसके अंदर वीओ का फैक्टर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ध्यान से देखना, देखो लेमडा है वो ऑब्जर्वर की स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पर आपके पास जो लेमडा डैश है वो लेमडा से क्या देगा, छोटा। इसी प्रकार से एक केस अपन और डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ केस। ये सोर्स हो गया, ये आपके पास ऑब्जर्वर हो गया, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये वी एस से जा रहे हैं और ये इस प्रकार से वी ओ से जा रहे हैं, ये एन हो गया, लेमडा हो गया, ये भी एन हो गया, लेमडा हो गया। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एन डैश, तो एन डैश बराबर एन इंटू, एन डैश बराबर कितना देगा आपके पास, एन इंटू ये भी वी, ये भी वी, ऊपर क्या देगा वी ओ, नीचे क्या देगा वी एस, है ना। अब सुनो, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, आवृत्ति घटा रहा है, तो ऊपर माइनस का चिन्ह, नीचे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार से लेमडा डैश बराबर कितना देगा, लेमडा इंटू वी प्लस क्या देगा आपके पास, वी एस अपॉन क्या देगा, वी हो जाएगा, ठीक है ना। एक पांचवा केस अपन और डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया, ये आपके पास एन हो गया, ये आपके पास लेमडा हो गया, दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है ये डॉपलर लाइन हो गई। अब ये सोर्स है, ये तो जा रहा है इस प्रकार से इधर की तरफ, किस एंगल से भाई, थीटा 1 एंगल से। इसका, इसकी स्पीड कितना देगी आपके पास वी एस, और ये ऑब्जर्वर है, ये इस प्रकार से जा रहा है इधर की तरफ, किस एंगल पे, θ2 एंगल पे, और ये आपके पास वी हो गया। तो यहाँ पर आपके पास जो एन डैश है, तो एन डैश बराबर कितना देगा, एन इंटू, यहाँ पर भी क्या देगा आपके पास वी, यहाँ पर भी क्या देगा वी। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो वी एस है, इस वी एस की स्पीड का डॉपलर लाइन के अनुदिश घटक क्या देगा, वी एस कोस θ1, और वीओ का डॉपलर लाइन के अनुदिश घटक क्या देगा, वीओ कोस θ2। तो ऊपर तो अपन बोल देंगे वीओ कोस θ2, और नीचे हो जाएगा आपके पास वी एस कोस θ1। तो ऑब्जर्वर है वो भी क्या कर रहा है, डिस्टेंस घटा रहा है, आवृत्ति बढ़ा रहा है, तो ऊपर किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का, नीचे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। अगर ये सारी बातें आपने सीख ली है कि किस प्रकार से प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह आपको काम में लेना है, तो ऑब्वियसली आपको डॉपलर स्पेक्ट के क्वेश्चंस करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इन चीजों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, डॉपलर स्पेक्ट पर आधारित अपन 2 क्वेश्चंस देखते हैं, दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चन है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक ट्रेन है जो कि एन आवृत्ति का हॉर्न बजाते हुए 30 मीटर पर सेकंड की वेग से, ठीक है ना, किस वेग से, 30 मीटर पर सेकंड की वेग से एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। पार करने से पूर्व पश्चात किसी स्थिर श्रोता के द्वारा प्रेक्षित आवृत्तियों का अनुपात होगा। ये अपने को अनुपात पूछा जा रहा है। और यहाँ पर अपने को एक डिटेल और देनी है भाई, ध्वनि का जो वेग है वी बराबर कितना देर का आपको, 330 मीटर पर सेकंड देर का है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, जैसे ट्रेन है उसको अपन क्या बोल देते हैं, सोर्स बोल देते हैं। तो ये सोर्स हो गया, ये कितनी आवृत्ति उत्पन्न करता है भाई, एन आवृत्ति उत्पन्न करता है। और ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, ऑब्जर्वर हो जाएगा जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ये स्थिर है। तो पहले तो जो सोर्स है वो इस प्रकार से इस ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, फिर उसके बाद ये इसको पार कर जाता है, तो फिर उसके बाद जो सोर्स है वो दूर की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। और इसका जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में वी एस, और यहाँ पर भी इसका जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में वी एस हो जाएगा। और दोनों स्थितियों में जो वी एस इसका मान कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है भी। तो अब अपन बात करते हैं दुदान से, सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले इसके द्वारा सुनी की आवृत्ति कितनी हो जाएगी आपके पास, n1 हो जाएगी। तो n1 बराबर कितना देगा आपके पास, n इंटू v कितना देगा आपके पास है 330 अपॉन क्या देगा आपके पास है 330। अब यहाँ पर आपका जो ऑब्जर्वर है वो तो क्या भी रेस्ट में, तो ऊपर तो कुछ लिखना नहीं है। सोर्स है उसकी स्पीड कितना देगी, 30 हो जाएगी, कितना देगी, 30 हो जाएगी।
और नीचे वो प्लस का चिन्ह आएगा कि माइनस का चिन्ह आएगा? ऑब्वियसली माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस को घटा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने के लिए नीचे माइनस का चिन्ह आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ? n इंटू कितना देगा आपके पास है 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस 30 बराबर कितना देगा आपके पास है 300 देगा। 300 गया। इसके बाद में इसको अपन एक काम करते हैं, 30 से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर तो कितना देगा 11 और नीचे कितना देगा आपके पास है 10, तो ये अपने पास हो जाएगा 11n डिवाइडेड बाई 10। ये आंसर आ गया। अभी इसके बाद में अपन बात करते हैं n2 की बात करते हैं। n2 बराबर, तो n2 बराबर कितना हो जाएगा n इंटू ऊपर भी कितना देगा 330, नीचे भी कितना देगा 330, और फिर उसके बाद में जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी कितना देगी 30 हो जाएगी। दूसरी स्थिति में जो सोर्स है वो दूर की तरफ जा रहा है, और दूर जा रहा है तो दूरी बढ़ेगी, आवृत्ति घटेगी, और आवृत्ति घटेगी तो इसलिए नीचे अपने को प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अभी तो क्या बन जाएगा आपके पास n इंटू 330 डिवाइडेड बाई कितना देगा आपके पास है 360। 30 से अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं तो कितना देगा? ऊपर तो 11 देगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में नीचे कितना देगा 12, तो ये अपने पास हो जाएगा 11n बटे 12। ये बात होगी भी। तो यहाँ पर ये जो ट्रेन है इस ऑब्जर्वर को पार करती है, इस श्रोता को पार करती है, तो पार करने से पहले और पार करने के पश्चात इस श्रोता के द्वारा प्रेक्षित आवृत्तियां n1 और n2 मैंने निकाल दी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार। एक कार है वो u वेग से एक स्थिर पहाड़ी की ओर गति करती है। यदि ये n आवृत्ति का हॉर्न बजाती है तो ड्राइवर के द्वारा सुने गए विस्पंदों की संख्या क्या हो जाएगी? ध्वनि का वेग आपको v देर का भी, ठीक है ना। तो बात सुनना भी, जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी पहाड़ी है, और अब की बार ये जो यहाँ पे जो पहाड़ी है वो अपने को रेस्ट में दे रखी है, और पहाड़ी ओबियसली रेस्ट में होती है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी एक कार है, और ये कार इस प्रकार से दिदान से इधर की तरफ जा रही है। किस वेग से भाई? u वेग से। और यहां पर इसके आगे यहां पर हॉर्न लगा हुआ है, तो ये n आवृत्ति का हॉर्न बजाती है। अब इसका जो ड्राइवर है इसके द्वारा सुने गए विस्पंदों की संख्या अपने को याद करनी है भी। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट होगा किस किस के बीच में? इस कार और इस पहाड़ी के बीच में। कार का जो हॉर्न है वो तो क्या करेगा भी? ध्वनि उत्पन्न करेगा, आवृत्ति उत्पन्न करेगा, और ये जो पहाड़ी है वो क्या करेगी भी? प्रेक्षित करेगी। तो पहला डॉपलर इफेक्ट किस किस के बीच में होगा भी? इस कार और पहाड़ी के बीच में। तो अपन बात करते हैं कार व पहाड़ी के लिए। जो पहाड़ी है वो कितनी आवृत्ति प्रेक्षित करती है? n डैश बराबर कितना देगा आपके पास? n इंटू, यहाँ पे भी v लिख देंगे, यहाँ पर भी अपन v लिख देंगे। जो कार का जो हॉर्न है वो तो क्या देगा? सोर्स, और पहाड़ी क्या हो जाएगी? ऑब्जर्वर हो जाएगी। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, और सोर्स है इसकी तरफ u स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पर अपन नीचे की तरफ लिख देंगे माइनस का u लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास में जाएगा एन वी अपॉन वी माइनस क्या देगा? u देगा, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यानी यहाँ से है ना इस प्रकार से इसको आवृत्ति मिलती है, ये कितनी आवृत्ति उत्पन्न करती है अभी? n, और इसको कितनी आवृत्ति प्राप्त होती है बताओ? n डैश। अब यहां पर n डैश अगर आपतित होगी तो n डैश ही ऑब्वियसली यहां से परावर्तित होगी, और n डैश यहां से परावर्तित होकर के इस ड्राइवर के पास पाएगी। तो यहां से परावर्तित होकर के क्या आएगी बताओ? n डैश, और इस ड्राइवर को क्या प्राप्त होगी बताओ? n डबल डैश, ठीक है ना। तो दूसरा डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर किसके बीच में होगा? पहाड़ी और किसके बीच में? ड्राइवर के बीच में। तो इस स्थिति में तरंग कहाँ से आ रही है? पहाड़ी से आ रही है, तो पहाड़ी क्या बन जाएगी? सोर्स बन जाएगी, और आपका जो ड्राइवर है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि पहाड़ी व ड्राइवर के लिए, तो पहाड़ी व ड्राइवर के लिए ध्यान से एन डबल डैश बराबर कितना देगा? मूल आवृत्ति कितना देगी इसके लिए? एन डैश, क्या आपके पास में v, और नीचे भी क्या देगा आपके पास में v। अब की बार ध्यान से देखना, देखो आपका जो ऑब्जर्वर है वो किसकी तरफ? सोर्स की तरफ,
u स्पीड से जा रहा है तो दूरी घट रही है, तो ऊपर किसका चिन्ह लगा देंगे अपन, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो प्लस का u हो जाएगा। एन डैश की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, एन वी अपॉन वी माइनस यू इंटू क्या देगा आपके पास में, v प्लस का u, ठीक है ना, और इंटू क्या देगा आपके पास में v, तो यहाँ पे v से अपन v को कैंसिल आउट कर देंगे, तो n डबल डैश बराबर कितना देगा बताओ, n इंटू ये आपके पास में v प्लस यू अपॉन क्या देगा, v माइनस का u देगा, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर जो ड्राइवर है जो कि कार के अंदर बैठा है, इसके पास में यहाँ पर दो आवृत्तियाँ आ रही है। एक तो आवृत्ति कौन सी बताओ, जो कार के हॉर्न से आ रही है, तो कार के हॉर्न से इसके पास में कौन सी आवृत्ति आएगी, n, और एक पहाड़ी से टकरा करके आ रही है, तो पहाड़ी से टकरा करके आने वाली आवृत्ति क्या हो जाएगी, n डबल डैश हो जाएगी। तो n डबल डैश और n इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसके पास में पहुंचने वाली दोनों आवृत्तियों का ये जो अंतर है, ये अंतर ही क्या हो जाएगी, विस्पंद आवृत्ति हो जाएगी। तो विस्पंद आवृत्तियां अपन निकालेंगे, एन बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, n डबल डैश माइनस क्या हो जाएगा आपके पास n, तो n डबल डैश क्या हो जाएगा आपके पास n, और इसके बाद में v प्लस क्या हो जाएगा आपके पास u, और v माइनस क्या हो जाएगा आपके पास u, और माइनस अपन लिख देंगे n लिख देंगे बराबर। इसके बाद में इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो अंदर क्या बन जाएगा आपके पास एन वी, और इसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एन यू, और फिर उसके बाद में आगे माइनस क्या हो जाएगा आपके पास एन वी, और फिर उसके बाद में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का एन यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके पास में वी माइनस का यू। इसके बाद में देवदान से एन वी माइनस का एन वी कट जाएगा, एन यू कितना हो जाएगा, टू एन यू, तो इसको आप लिख सकते हैं टू एन यू अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में वी माइनस का यू। तो ये आपके पास में विस्पंद आवृत्ति आ जाएगी, बात नंबर 1। अब यहाँ पर v तो किसकी भी, ध्वनि का वेग है, और यहाँ पर u किसका वेग है भाई, कार का वेग है। ध्वनि का वेग तो लगभग कितना होता है भाई, 330-340 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, और कार का जो वेग होता है वो 10 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे u का मान v की तुलना में बहुत कम होता है भाई, तो अपन लिख सकते हैं यदि आपके पास जो u है वो बहुत बहुत कम है किसकी तुलना में, v की तुलना में, तो इस स्थिति में आपके पास में जो v माइनस यू है, इसको अपन लगभग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो विस्पंद आवृत्ति एन बी लगभग किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, टू एन यू अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में v, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन है, इनको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिएगा ढंग से, क्या कह रही है कि ऑब्जर्वर के द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है भाई, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अपने पास है कोई भी एरोप्लेन है जो कि 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है क्षैतिज दिशा में, और इसके द्वारा उत्पन्न की गई जो आवृत्ति है वो कितने भी 1000 हर्ट्ज है, ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है। अब यहाँ पे दोनों से ये ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर से 3 किलोमीटर की वर्टिकल हाइट पे, यहाँ से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये एरोप्लेन इस टाइम पर है, यानी इस एरोप्लेन की जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है ये आपको गिवन है भाई, ठीक है ना। तो देखना ऐसे देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, इसको अपन यहाँ से मिलाते हैं, ऑब्जर्वर और सोर्स इन दोनों को मिलाते हैं। तो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, डॉपलर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉपलर लाइन बोलते हैं। ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये कितना भी 90 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 5 किलोमीटर हो जाएगा। 5 और 3 के बीच का एंगल कितना था, 53 होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 37 डिग्री हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों की वेलोसिटी के डॉपलर लाइन के अनुदिश जो घटक है वही आपको यहाँ पे कंसीडर करने हैं। तो चलो करते हैं अपन। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वो इधर की तरफ कितनी भी 50 है, तो इसकी वेलोसिटी का एक तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट अपन निकाल लेते हैं, और एक इसका अपन ये वाला कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना देगा 37, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है 37। तो ये 50 होगा, तो 50 कोस 37 कितना होता है 3/5, तो इसको अपन क्या बोल देंगे बताओ, सॉरी कोस 37 कितना होता है 4/5, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कितना देगा आपके पास है 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और मान के चलिएगा ध्वनि का जो वेग है v बराबर कितना देगा आपको 340 मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको गिवन है, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे एन डैश बराबर, तो एन डैश बराबर एन कितना हो जाएगा आपके पास है 1000 इंटू ऊपर भी क्या देगा आपके पास है 340 और नीचे भी 340 लिख देंगे अपन, ठीक है।
अब यहाँ पर आपका जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट में, तो ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो सोर्स है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्चुअली इसकी स्पीड तो 50 है, बट इसकी स्पीड या वेलोसिटी का डॉपलर लाइन के अनुदिश जो घटक है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अपन क्या लिख देंगे भी, 40 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये जो 40 है प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये भाई ये दूर जा रहा है तो दूरी बढ़ा रहा है, दूरी बढ़ा रहा है तो आवर्ती घटा रहा है, तो आवर्ती घटा रहा है तो यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे अपन किसका, प्लस का लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास मतदान से 1000 इंटू कितना देगा आपके पास है 340 बटे 340 प्लस 40 बराबर कितना देगा आपके पास है 380 हो जाएगा। इसके बाद इसको अपन सोल्व कर देंगे और आंसर किस में आ जाएगा, हर्ट्ज में आ जाएगा अभी, ठीक है ना, ये चीज हो गई। चलो इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बताता हूं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है कि यह कोई वर्ताकार पथ है, ओके। देखो यहां पर कोई भी आपका ऑब्जर्वर बैठा है और यहां पर ये एल लंबाई की कोई भी रस्सी है और यहां पर मान के इसलिए का कोई भी एक सीटी अपन ने बांध रखी है, तो ये आपके पास सोर्स हो देगा। और इसके बाद इसको अपन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ इस प्रकार से यू वेग से इसके चारों तरफ अपन घुमा रहे हैं। और यहां पर ये जो सोर्स है इसके द्वारा उत्पन्न की गई जो आवृत्ति है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, एन हो जाएगी। तो इस ऑब्जर्वर के द्वारा प्रेक्षित की गई आवृत्ति आपको याद करनी है। तो ओ द्वारा प्रेक्षित आवृत्ति आपको याद करनी है। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पर ये तो आपके पास सोर्स है, ये आपके पास ऑब्जर्वर है। यहां पर ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, सोर्स है वो मूव कर रहा है, बट सोर्स की जो गति है वो सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जिसको अपन बोलते हैं डॉपलर लाइन, इस डॉपलर लाइन के लंबवत है। यानी इस सोर्स की वेलोसिटी का डॉपलर लाइन के अनुदिश कोई भी कंपोनेंट, कोई भी घटक नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार का यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अपन बात कर सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ जो सोर्स है ये परपेंडिकुलर टू डॉपलर लाइन और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है वो तो कितना भी ऑलरेडी 0 है। तो इस स्थिति में आपके पास जो एन डेस है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। यानी इसके द्वारा प्रेक्षित की गई आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति के बराबर होती है भी, ठीक है ना। इसके द्वारा प्रेक्षित की गई आवृत्ति इसके द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक आवृत्ति के बराबर होती है। यानी यहां पर किसी भी प्रकार का डॉपलर इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अगला अपन देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी जैसे मान के इसलिए का सोर्स है वो तो इस प्रकार से इस आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, किस वेग से, वी वेग से, ठीक है भाई। और यहां पर इसके सेंटर से टू डिस्टेंस पर, किस डिस्टेंस पर, टू डिस्टेंस पर कोई भी आपके पास में ऑब्जर्वर है, तो ये आपके पास ऑब्जर्वर हो गया, तो ये भी आपके पास आर हो गया और ये भी आपके पास आर हो गया, ठीक है ना। तो सोर्स है वो कहां पर है भाई, सोर्स ध्यान से देखना, देखो जो एस है यू वेग से वर्तीय गति करता है। जो सोर्स है वो क्या कर रहा है अभी, यू वेग से वर्तीय गति कर रहा है, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है अभी, अब अपने को ये देखना है कि ये जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जर्वर को कब कब आपको अधिकतम और कब कब न्यूनतम ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है ना। कब कब अधिकतम और कब कब न्यूनतम आवृत्ति इसको प्रेक्षित होती है ये मेरे को बताना है अभी, ठीक है। तो देखना ऐसे, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाई, इस पे स्पर्शिका डालता हूं, ये स्पर्शिका डाल दी और इससे यहां पर भी मैं स्पर्शिका डालता हूं। ये वाली स्पर्शिका इसको यहां पर टच करती है और ये वाली स्पर्शिका इसको यहां पर टच करती है, ठीक है।
तो जब ये सोर्स है ना, ये यहां पर होगा, मान के चलेगा इस प्रकार से गति कर रहा है, तो जब ये सोर्स यहां पर होगा तो इस स्थिति में इसका वेग इधर की तरफ होगा, यू वेग। और जब ये यहां पर होगा तो इस स्थिति में इसका जो वेग है वो इस प्रकार से इधर की तरफ होगा, यू वेग। ये यू वेग हो गया अभी, ये बात हो गई। तो ध्यान से देखना, देखो जब सोर्स यहां पर होगा तो इस स्थिति में इसकी जो गति है, इसका जो वेग है, वो सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों को मिलाने वाली ये जो डॉटेड लाइन है, जिसको अपन डॉपलर लाइन बोल सकते हैं, इसके अनुदिश है और ये दूर की तरफ जा रहा है। तो जब ये यहां पर होगा तो इस स्थिति में इस ऑब्जर्वर के द्वारा प्रेक्षित की गई आवृत्ति है वो न्यूनतम होगी। और इसी प्रकार से जब ये चक्कर लगा करके यहां पर आ जाएगा तो इस स्थिति में देवदान से इस स्थिति में ये आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो सोर्स यहां पर, ये सोर्स यहां पर, ये सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि सोर्स है, उसका वेग है वो ऑब्जर्वर के अनुदिश है, यानी सोर्स है वो डॉपलर लाइन के अनुदिश गति कर रहा है। तो इस स्थिति में इस ऑब्जर्वर के द्वारा प्रेक्षित की आवृत्ति क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि ये तो आपके पास में क्या हो जाएगी, स्थिति, इसको अपन बोल देंगे ए बोल देंगे, ये तो स्थिति हो जाएगी आपके पास में, ए बोल दो, और इस वाली स्थिति को अपन क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। तो यहां पर जब ए पर है तो इस स्थिति में जो एंड है वो क्या देगा आपके पास में, मैक्सिमम, ठीक है ना। और मैक्सिमम कितना देगा आपके पास, एंड एस बराबर, एंड एस बराबर क्या देगा आपके पास, एन इंटू वी अपॉन क्या देगा आपके पास में, वी, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, और यहां पर जो सोर्स है वो क्या कर, अभी ए पर तो मैक्सिमम नहीं होगा, ए पर तो मिनिमम होगा अभी, ठीक है ना। तो यहां पर जो आपका सोर्स है वो दूर की तरफ जा रहा है, तो नीचे किसका चिन्ह देगा, प्लस का चिन्ह देगा, ये बात हो गई भी। और इसी प्रकार से जब ये बी पर होगा, ठीक है ना, तो बी पर होगा तो ये आपके पास एंड एस, तो एंड एस बराबर क्या देगा आपके पास में, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना देगा, एंड एस बराबर एन इंटू वी अपॉन वी माइनस का यू देगा। इसके बाद में इसको अपन क्या करते हैं, इससे मिला देंगे, और इसको अपन इससे मिला देंगे, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी कितना देगी आपके पास में देवदान से, आर, और ये वाली डिस्टेंस भी कितना देगी, आर, त्रिज्या है। तो ये वाला एंगल अपन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया। तो ये कितना देगा आपके पास में, 2r, और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास में देवदान से, थीटा बोल दो इसको आप, ठीक है। तो 2r का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना देगा, 2r cos थीटा। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं देवदान से, 2r cos थीटा बराबर कितना देगा, r, तो यहां से cos थीटा बराबर कितना देगा, 1/2, तो यहां से थीटा बराबर कितना देगा आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर कितना देगा, 60 डिग्री। तो ये वाला कितना देगा, 60, और ये भी कितना देगा आपके पास 60। तो ये वाला आपके पास जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि बी से ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ये भी अपन निकाल सकते हैं। यहां पे मैं लिख सकता हूं बी से ए तक का समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बी से लेकर के ए तक की जो डिस्टेंस है वो परिधि का 1/3 हो जाएगी। कैसे कि ये एंगल कितना आपके पास 120, कुल कोण कितना होता है 360, तो 1/3 एंगल है, तो ये परिधि का 1/3 हो जाएगा। तो दूरी कितनी देगी आपके पास है 2πr बटे कितना देगा आपके पास है 3, और चाल कितनी हो जाएगी इसकी बताओ, u। तो बी से ए तक का समय कितना देगा आपके पास है 2πr अपॉन क्या देगा 3u देगा भी। ठीक है बच्चों, तो इन चीज़ों को नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अगली चीज मैं आपको बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि मान के चलिए आपके पास में कोई भी एक ट्रेन है और ये ट्रेन वर्ताकार पथ पर गति कर रही है, ठीक है ना। जैसे
ये वर्त हो गया, सर्कल हो गया, और यहां पर ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन क्या करी, वो वर्ताकार पथ पे गति कर रही है। मैं ट्रेन बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ट्रेन है, इस प्रकार से वर्ताकार पथ पे गति कर रही है, ठीक है ना। और बड़ी बना दो चीज। अब देखते थे ऐसे, देखो यहां पर तो कौन बैठा है भाई, इस ट्रेन का जो ड्राइवर है वो बैठा है, और यहां पे जैसे मान के चलेगा, ये तो क्या हो जाएगा, इसका इंजन हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे इसका इंजन, और इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, इसका लास्ट वाला बॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट वाला बॉक्स। तो ये ट्रेन इस प्रकार से देवदान से यू गति कर रही है, इसका जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में, v। अब यहां पर जो इंजन है वो क्या करता है भाई, एन आवृत्ति की सीटी बजाता है, ठीक है ना, एन आवृत्ति की सीटी बजाता है। तो यहां पर इसके पीछे यहां पर कोई आदमी खड़ा है इसके लास्ट वाले बॉक्स के अंदर, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, ऑब्जर्वर बोल देते हैं। तो इस ऑब्जर्वर के द्वारा प्रेक्षित की गई आवृत्ति आपको याद करनी है। तो ओ द्वारा प्रेक्षित आवर्ती ज्ञात करो। ये ट्रेन है। अब ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, यहां पर अगर इसका इंजन इधर की तरफ v वेग से गति कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो व्यक्ति है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये भी इस प्रकार से इधर की तरफ v वेग से गति कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों को इस प्रकार से मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दिया, ये तो आपके पास में सोर्स हो जाएगा, ये ऑब्जर्वर हो जाएगा, इसको अपन सोर्स बोल देंगे। ये सोर्स हो गया। अब अगर ये वाला एंगल आपके पास में कितना देगा अभी, थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी आपके पास में क्या देगा, थीटा। तो यहां पे इसका जो वेग है v, इस v का इधर की तरफ घटक क्या देगा आपके पास में, v cos थीटा, और इस v का इधर की तरफ जो घटक है ये भी आपके पास में क्या देगा, v cos थीटा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सोर्स और ऑब्जर्वर, इन दोनों को ये जो मिलाने वाली लाइन है, इसके अंदर ये सोर्स तो v वेग से, v cos थीटा वेग से आ रहा है, और ऑब्जर्वर है वो v cos थीटा वेग से जा रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कभी भी चेंज होती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी नियत रहती है। इस स्थिति में आवर्ती में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में जो एन डैश है, एन डैश बराबर कितना देगा, एन इंटू यहाँ पे v, यहाँ पर भी v। इसके बाद में जो ऑब्जर्वर है वो तो जा रहा है दूर की तरफ, तो माइनस क्या देगा आपके पास में, v cos थीटा, और माइनस क्या देगा आपके पास में, v cos थीटा देगा। तो सॉल्व करने पर आपके पास में जो एन डैश है वो क्या देगा, n के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है वो चाहे कितनी क्यों ना हो, प्रत्येक स्थिति में एन डैश का मान है वो n के बराबर रहेगा भाई, ठीक है ना। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो एक देखो ध्यान से, कई बार क्या होता है, माध्यम गति करता है। तो अपन देखते हैं, यदि माध्यम गति करता है, ये आपके पास में सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ इस प्रकार से ध्वनि तरंगें चलती है। ध्वनि का वेग कितना देगा आपके पास में, v, और मान के चलिएगा हवा बह रही है, हवा का जो वेग है वो भी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ हो जाएगा, कितना देगा आपके पास में, vm, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आपके पास इसकी आवृत्ति n, तो इसके द्वारा महसूस की गई आवृत्ति n डैश, तो n डैश बराबर कितना देगा, n इंटू, ऊपर पहले अपन क्या लिखते थे, v लिखते थे, नीचे भी v लिखते थे। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे भाई, v प्लस क्या देगा आपके पास में, vm, और v प्लस क्या देगा, vm हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर प्लस माइनस क्या देगा, vo, और यहाँ पर क्या देगा आपके पास में, प्लस माइनस क्या देगा, vs हो जाएगा। ये बात होगी भी। अब अगर यहाँ पे
जो हवा है वो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ बह रही है, तो इस स्थिति में यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ध्वनि है वो भी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है और जो हवा है वो भी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है, तो प्लस का चिन्ह आ गया। अगर ध्यान से देखना, देखो जो हवा है वो ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जा रही है, तो यहां पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहां पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा भाई, ठीक है ना, ये माध्यम का प्रभाव हो गया। ओके, एक देवदान से एक, यदि आपके पास में Vs ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास में V, या Vo है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देगा आपके पास में V, यानी मतलब ये हुआ कि स्रोत का वेग या श्रोता का वेग ध्वनि के वेग के बराबर या इससे बड़ा है, तो इस स्थिति में डॉपलर इफेक्ट है वो लागू नहीं होता है। तो इस स्थिति में अपन बात करते हैं कि जो डॉपलर इफेक्ट है डॉपलर इफेक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो यदि आपके पास जो Vs है सोर्स का वेग है वो ध्वनि के वेग से ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो इस स्थिति में जो तरंगाग्र बनता है वो कैसा बनता है, शंक्वाकार तरंगाग्र बनता है भाई। इस स्थिति में ऑब्वियसली आपको पता है डॉपलर इफेक्ट तो लागू होता नहीं है, तो इस स्थिति में शंक्वाकार, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, शंक्वाकार तरंगाग्र बनता है। और इस स्थिति में ध्यान से देखना, जो तरंगे उत्पन्न होती है उनको अपन बोलते हैं प्रगाती तरंगे, शॉक वेव्स बोलते हैं। और ये जो प्रगाती तरंगे होती है ना, यदि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी जैसे मान के चलेगा चट्टान इनके कांटेक्ट में अगर आ जाए, तो बिल्डिंग चट्टान होती है इनके अंदर दरारें उत्पन्न हो सकती है, इनको नुकसान पहुंच सकता है अभी, ठीक है ना। और इस स्थिति में देवदान से मान के चलेगा जो सोर्स है वो इस प्रकार से इस लाइन के अनुदिश इधर की तरफ आ रहा है, ये सोर्स इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, या सोर्स मान के चलेगा इस प्रकार से इधर की तरफ इस प्रकार से यूज आ रहा है। तो जो तरंगाग्र बनता है ना वो किस प्रकार का बनता है भाई, शंक्वाकार बनता है, इस प्रकार का तरंगाग्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो ये सोर्स है, ये यहां पे, और यहां पर ये इस प्रकार से Vs वेग से इधर की तरफ जा रहा है भाई, ठीक है। एक होती मेक संख्या, होती मेक संख्या, मेक नंबर, तो मेक संख्या, तो मेक नंबर बराबर क्या होता है आपके पास में Vs अपॉन क्या होता है आपके पास में V होता है, सोर्स का वेग अपॉन ध्वनि का वेग। और यदि सोर्स का वेग ध्वनि के वेग से ज्यादा हो जाएगा तो इस स्थिति में मेक संख्या वो 1 से ज्यादा हो जाएगी, और मेक संख्या अगर 1 से ज्यादा होगी ना तो शंक्वाकार तरंगाग्र उत्पन्न होता है, प्रगाती तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ में बच्चों आपका ये जो वेव थ्योरी वाला चैप्टर ये फिनिश होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अगले लेक्चर पर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, और अभी मैं आपको इसके मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस है वो टिक करवा देता हूँ, और फिर उसके बाद वही क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो फ्लूइड मैकेनिक्स इसके क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवा रखे हैं, तो अगले लेक्चर पर सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स इसका अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में अपन जो वेव थ्योरी है इसका मॉड्यूल अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को नोट करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ। चलिए बच्चों, इसके बाद में वेव थ्योरी का जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेव थ्योरी का जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस आपको 2 भागों में दे रखे हैं, यानी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज है 2 जगह दे रखी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, टॉपिक है अपना वेव थ्योरी, और इसके बाद में पेज नंबर लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो पेज नंबर आपके पास में 4.22 से लेकर के 4.29 तक, इसके अंदर बेसिकली जो स्ट्रिंग वेव्स है वो कवर की गई है। तो स्टेज फर्स्ट के क्वेश्चन देखते हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 5
14, 24, 28, 30, 33, 40, 28, 30, 33 और 40। स्टेज सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, सात के बाद में 24, 7 के बाद में 15 और 24। इसके बाद स्टेज थर्ड के क्वेश्चंस 13 और 22। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो वेव थ्योरी पेज नंबर, आगे अपन बढ़ते हैं 5.33 से लेकर के 5.48 तक, 5.33 से लेकर के 5.48 तक। और इसके अंदर बेसिकली जो साउंड वेव्स है वो अपन ने कवर की है। स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं, तो स्टेज फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, और बाकी देखो सारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन वो नहीं कर रहा मैं। 35, 37, एक 35, 37, इसके बाद 69, 70, 69, 70, इसके बाद में 81, 83। चलो इसके बाद में बात करते हैं स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 22, 29, 22, 29 हो गया। इसके बाद में 59, 59, ठीक है ना। 68 भी कर लेते हैं। बस इसके बाद में चलो चलते हैं स्टेज थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, 7, 23, 24, 27, 30, 32, इसके बाद में 35, 37। तो ये वाले क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अपना लेक्चर नंबर 86 यहीं पे फिनिश होता है। अगले लेक्चर पर अपन फ्लूइड मैकेनिक्स और वेव थ्योरी, इसका जो कंप्लीट मॉड्यूल है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अपना ये जो माइनर है, इस माइनर का सिलेबस काफी लेंथी था, तो लास्ट के एक दिन ही अपन मॉड्यूल डिस्कस कर पाए, और कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है वही मैंने आपको सोल्व करवाए। इसके अलावा भी आपके हो सकता है कि काफी सारी डाउट्स रह गई हो, तो वो डाउट्स आप इंस्टीट्यूट में भेज करके आप पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करके अपने जो डाउट्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।